हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है ये यूपी टेट 2026 के लिए आपका एसएसटी की श्रृंखला है, जिसमें हम जो हमारे 60% जो है एसएसटी के पार्ट से आते हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास जो है अनामिका मैम के द्वारा चलाई जा रही है। बीच बीच में हिंदी क्लासेज जो है मैं भी आपको करवा रहा हूँ, हिंदी के PYQ। और अभी पिछली जो है हमारी कम से कम जो है 4-5 वीडियो जो है आ चुकी हैं, जिसमें हमने केवल और केवल एसएसटी या सोशल साइंस के पार्ट को डिस्कस किया है। और अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। सभी के सभी जो है PYQ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाइएगा। देखिए, थोड़ा सा जुकाम की वजह से जो है आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही होगी, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है मुश्किल से 1 महीने बचा हुआ है और आप लोग जो है जी भर के मेहनत करिए, जी तोड़ के मेहनत करिए, ताकि आपको जो है पछताना ना पड़े और आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्लियर हो जाए। मैं ये पूरी PDF आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। CDP देखिए मैं आज नहीं कवर करने वाला हूँ, मैं CDP के अलावा हिंदी भी आपको कवर करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है हमारा जो मेन फोकस है वो SST के पोर्शन की तरफ है। तो हम सीधे सीधे जो है SST वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये दिसंबर 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 19 दिसंबर 2016 को, उसके कुछ सवाल हैं जो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है पसंद आएगा। देखिए, पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित या निम्नांकित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर जो है गर्म प्रभाव पड़ता है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी धारा है जो गर्म जलधारा है जो है, ये बात आपसे कही जा रही है। तो ओयासियो जो है ये एक ठंडी जलधारा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा केंडी जो जलधारा है ये भी आपका ठंडी है। बेंगुएला भी ठंडी है, जो ब्राज़ील की जलधारा है ये आपका जो है गर्म जलधारा है। C विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकल्पों में जो है ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है और इसकी उत्पत्ति जो है विषुवत रेखीय धारा के संराग के पास ब्राज़ील तट से टकराने के बाद होता है। यह धारा उच्च तापक्रम और उच्च लवणता वाली धारा है, इसलिए इसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है और यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत है ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है और इस पर्वत का स्थानीय नाम जो है क्वाथालंबा है और यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार 2 देशों में दक्षिण अफ्रीका एवं जो है लेसोथो में है। ऑरेंज, लिम्पोपो आदि नदियों द्वारा उद्गम इसी पर्वत से होता है। इनका किसका? ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी का। वास्तव में यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तृत पठार का पूर्वी उच्च भाग है और इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 3842 मीटर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो किसका कोई उपग्रह नहीं है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी था। तो D विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, बुध और शुक्र जो है ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर सवाल में क्या कहा जा रहा है कि सौरमंडल में बुध एवं शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, शुक्र सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह 82 जो है ये शनि के हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसको हम कहते हैं फोबोस और डीमोस। देखिए, सिलवासा किसकी राजधानी है ये आपको बताना है। सिलवासा जो है ये किसकी राजधानी है? तो सिलवासा जो है ये दादर और नागर हवेली की राजधानी है, याद रखिएगा, दादर और नागर हवेली की। तो ये आपका B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। कपास के लिए जो है काली मिट्टी ही उपयुक्त होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है और इस मिट्टी का रंग काला जो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं, इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय उपार्जन से हुआ है। 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह मृदा भारत की दूसरी सबसे बड़ी
लवणी मिट्टी वर्ग है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी आदि का विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है? भ्रंशन के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है ये आपको बताना है। तो भ्रंशन से द्वारा जो है विभ्रंश घाटी बनती है, याद रखिएगा, विभ्रंश घाटी जो है बनती है भ्रंशन के द्वारा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विभ्रंश घाटियों का निर्माण स्थलाकृतियों में तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है। इसमें धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है। धसाव के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण तथा उठे हुए भाग को जो है भ्रंशोत्तर पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। राइन की विभ्रंश घाटी जो है इसी का आदर्श उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, 97 नंबर का सवाल है, चंद्रग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? चंद्रग्रहण जो है कब पड़ता है? तो ये जो है पूर्णमासी को पड़ता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, चंद्रग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने के कारण होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और तथा जो है पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को जो है चंद्रग्रहण कहा जाता है और यह सदैव जो है पूर्णिमा के दिन होता है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन डेट क्या है? तो 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये खत्म हो गया था, उसके बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, लेकिन वो विफल रहा दूसरा विश्व युद्ध रोकने में, इसीलिए फिर जो है उसको भंग करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। अगला सवाल देखिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब आपका कितना हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, कौन से केस में दिया था ये आपको बताना है। भारत में जो उच्चतम न्यायालय है इसने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कौन से केस में दिया था? तो ये था केशवानंद भारती बनाम जो केरल का केस था, इसमें इन्होंने दिया था। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल के मामले में दिया गया और सिद्धांत के अनुसार भारतीय संसद संविधान के मूलभूत ढांचे में नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की व्यवस्था करता है उच्च न्यायालय में या जिला एवं सत्र न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में या संसद में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तब भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश जो है नियुक्त कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जबकि उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित या चालू रखने के लिए गणपूर्ति न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोर्ट को चलाने में 5 जो है न्यायाधीश चाहिए, लेकिन 4 ही हैं, तो उस टाइम पर जो है यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह कौन निश्चित करता है ये कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। तो यह कौन निश्चित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये लोकसभा का स्पीकर। याद रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? लोकसभा का स्पीकर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल देखिए, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा? शिक्षा को जो है द्विध्रुवीय किसने कहा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब, द्विध्रुव में कौन सा होता है? एक तो शिक्षक होता है और दूसरा जो है शिक्षित होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें जो है शिक्षक और छात्र जो है दोनों ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये ऐसा कहा गया है। तो इसमें इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसको जो है एडम्स ने कहा था, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सहायक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, भूगोल है
और राजनीति शास्त्र भी है, इतिहास भी है, लेकिन दर्शन शास्त्र नहीं है, फिलोसफी नहीं है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर इसमें पाठ्यक्रम में दर्शन शास्त्र विषय को नहीं रखा गया है। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र जैसे मानवीय के विज्ञानों को जो है स्थान दिया गया है। दर्शन शास्त्र को स्नातक स्तर के जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। व्याख्यान विधि का गुण कौन सा नहीं है, तो इसमें समय और शक्ति की बचत नहीं होती है। तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और पाठ्य पुस्तक को जो है अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, ये भी जो है इसका गुण नहीं है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, तो ये उसका गुण नहीं है, याद रखिएगा। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, ये इसका गुण नहीं है। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, व्याख्यान विधि का प्रयोग उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक विधि के रूप में होता है, जिसमें विषय विशेषज्ञ द्वारा कक्षा में व्याख्यान दिया जाता है। इस विधि से तर्क शक्ति और चिंतन का विकास, पाठ्य वस्तु का अधिक स्पष्टता का होना और व्याख्यान विधि से समय और शक्ति की जो है बचत होती है। कोई एक टॉपिक उठा के हम ही ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो फिर इसमें जो है स्वाध्याय की आदत जो है नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर जो है खड़ा होना चाहिए, कितने अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो ये जो है ऐसा कहा जाता है 45 डिग्री के कोण पर जो है खड़ा होना चाहिए। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय 45 अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए, और साथ ही श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखने से पूर्व छात्रों के सम्मुख होकर विषय वस्तु को स्पष्ट शब्दों में बोलना आवश्यक है। 107 नंबर का सवाल है दोस्तों कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छे नागरिक होना, ये भी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है। तो त्रिरत्न में कौन सा धर्म विश्वास करता है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये जो है जैन धर्म है। ठीक है, जैन धर्म है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है जैन धर्म के जो है त्रिरत्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आपसे जो है पूछ लेता है। देखिए, त्रिरत्न का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसमें जो है सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय तथा ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत हैं। ये अवैध त्रिरत्नों का उल्लेख बौद्ध धर्म में भी है, बुद्ध धम्म संघ, परंतु त्रिरत्न सिद्धांत की बृहद व्याख्या जो है जैन धर्म में ही देखने को मिलती है। देखिए, मालती माधव नामक नाटक की रचना जो है किसने की है, मालती माधव। तो मालती माधव की रचना जो है भवभूति के द्वारा की गई है, याद रखिएगा, भवभूति के द्वारा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मालती माधव नामक नाटक की रचना भवभूति ने किया था, जबकि भास नामक कवि ने स्वप्नवास दत्ता एवं चारुदत्ता नामक ग्रंथों की रचना की है। इसी प्रकार हर्षचरित जो है कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना जो है बाणभट्ट के द्वारा, और ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ये सभी जो है कालिदास की रचनाएं हैं। अगला सवाल देखिए, दिल्ली में जो है जंतर मंतर का निर्माण जो है किसने करवाया था, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी लोग जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, जय सिंह सेकंड ने। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो है कई जगह पर जो है निर्माण करवाया था, जिसमें जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जो है दिल्ली, ये सभी जगह जो है बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे इसको। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम इसको बोला जाता था। तो ये आपका 1878 में आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, देसी समाचार पत्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से सरकार ने समाचार पत्रों पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया और इसे राजद्रोही लेखकों को जो है दबाने और दंडित करने का अधिक जो है सफल अस्त्र बनाया। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, सहचर जैसे कई समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम को जो है मुंहबंद करने वाला अधिनियम या गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना गया। यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटन के समय पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन ने जो है इसको फिर हटा दिया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पहले तो आप ये लोग बताइए कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी, मुंबई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो है इसकी स्थापना कर रहे थे और इसके अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने किया था, याद रखिएगा।
विनोबा भावे ने। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया गया। विनोबा भावे को पहला भूदान आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम में मिला। इसके बाद यह आंदोलन बिहार एवं उत्तर प्रदेश में फैल गया। 1955 ईस्वी के अंत तक भूदान आंदोलन ग्रामदान में बदल गया और ग्रामदान आंदोलन का आरंभ उड़ीसा में हुआ और वह बहुत सफल रहा था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड में जो है भगत सिंह शामिल नहीं थे, याद रखिएगा। बाकी अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी इसमें जो है शामिल थे। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया और इस कांड में 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 29 पर जो है काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया। इनमें 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह इस षड्यंत्र से जो है संबंधित नहीं थे। तो कौन लोग गोरखपुर या जो है फैजाबाद या इलाहाबाद या जो है गोंडा से हैं, वो लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ जो है कौन से क्रांतिकारी को जो है फांसी दी गई थी। वैसे मेरा जो नेटिव प्लेस है वो गोंडा है, तो हमारे यहाँ जो है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जो है फांसी दे दी गई थी। आप लोग बताइएगा कि आपके जो है जानने में कौन सा ऐसा जिला है या कारागार है जहाँ पर इनको फांसी दी गई थी। अगला सवाल देखिए, सुबंधु घटक पर या घटकर पर, सुबंधु घटकर पर, छपड़क, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी। तो ये कहाँ के थे ये आपको बताना है। तो ये जो है सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। सुबंधु घटकर पर, छपड़क, वीरसेन ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इनके जो है दरबार में जो है 9 विद्वान निवास करते थे, जिन्हें जो है नवरत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु बेताल भट्ट, वाराहमिहिर, वररुचि जैसे विद्वान इसमें आपको देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था। अगला सवाल देखिए, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपको इससे जो है आपको मिलान करना है। तो मैं बता देता हूँ, चौसा का युद्ध जो हुआ था ये 1539 में हुआ था। ठीक है, 1539 में, तो पहले का 2 हो गया। घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1529 में हुआ था, तो 1529 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था, तो ये आपका जो है 3 हो जाएगा। और कन्नौज का युद्ध जो है ये कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध भी इसको बोलते हैं, तो ये 1540 में हुआ था। तो 2 4 1 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 4 1 3 देखिए, 2 4 1 3 जो है सी विकल्प में दिया गया है, इसीलिए सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है, आप लोग जो है देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए, क्लाइव का शासनकाल जो है 1757 से 1760 तक था और फिर दोबारा भी इनका कार्यकाल हुआ था 1765 से 67 के बीच में। तो पहले हम जो है क्लाइव को ही आगे रखेंगे। देखिए, क्लाइव को सबसे पहले रखेंगे, तो दूसरा कौन से में आ रहा है, तो किसी में भी दूसरा नहीं आ रहा है, केवल डी विकल्प में आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन से आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद वारेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस और फिर लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली के द्वारा कौन सी संधि लाई गई थी, सहायक संधि, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कॉर्नवालिस के टाइम पर कौन सा बंदोबस्त आया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। तो सुंदरवन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा और सुंदरवन जो है यहीं आपको देखने को मिलता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका विस्तार 1400 हेक्टेयर में है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा में स्थित एक ज्वारीय मैग्रोव वन है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा सुंदरवन को 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इसमें बंगाल टाइगर सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध जो है बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में महानदी पर। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4777 मीटर है, ऊंचाई 160 मीटर है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है और भाखड़ा बांध संसार का जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर का। जबकि चंबल परियोजना चंबल नदी पर, यह परियोजना मुख्यतः राउरकेला स्टील प्लांट को जो है विद्युत प्रदान करती है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से मरुस्थल में होती है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है सहारा डिजर्ट है, याद रखिएगा सहारा। ठीक है, सहारा डिजर्ट है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से है? मधुबनी, तो मधुबनी का नाम जैसे ही आता है आप सभी लोग जान जाते हैं कि मधुबनी कहाँ की कला शैली है, लोक कला शैली, तो ये बिहार की है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मधुबनी लोक कला शैली बिहार के मधुबनी से संबंधित है। मधुबनी शब्द में निहित है, मधुबन का अर्थ है शहद का वन। यह कला राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है और इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, नीला, सिंदूरा और सुगापंखी जो है रंगों का प्रयोग किया जाता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, ये आपको बताना है। धान का जो खैरा रोग है ये कौन से तत्व की कमी से होता है, तो इसमें जिंक की कमी हो जाती है, तभी ये खैरा रोग होता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए धान का खैरा रोग जिंक या जस्ता की कमी से होता है। इस रोग में धान की पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। इसमें पौधा बौना हो जाता है और व्याध जो है कम हो जाता है या व्यास जो है कम हो जाती है। यह रोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों की मुख्य समस्या बना हुआ है। अगला सवाल देखिए आलू है। आलू कैसे है? जड़ है, पुष्प है, तना है या पत्ती है? तो आलू क्या है? तो आलू जो है ये तना है। याद रखिएगा आलू जो है ये तना है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो खरीफ की फसल जो है यहाँ पर खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली आदि आते हैं। रबी में गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों। जायद में आप देखते हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सभी आते हैं। खरीफ की फसल पूछा गया है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको धान दिया हुआ है या चावल दिया जाता तो वो भी सही हो जाता। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि मक्का का जन्म स्थान है। अगला सवाल क्या कह रहा है? मक्का का जन्म स्थान है। तो मक्का का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। याद रखिएगा यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में है। भारत में यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है और यह सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में मक्के की खेती होती है। अगला सवाल देखिए प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कैसा होता है? तो ये जो है कौन से कलर का होता है? तो नीला कलर का होता है। याद रखिएगा नीला कलर का। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ओरली कल्चर। ठीक है, ओलरी कल्चर शब्द का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ओलरी कल्चर जो है ये सब्जी विज्ञान होता है। याद रखिएगा तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर देखिए ओलरी कल्चर, पोमोलॉजी फल विज्ञान, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान और एग्रीकल्चर फसल विज्ञान। अगला सवाल कह रहा है फलों को पकाने में उपयोग किए जाने वाला रसायन का नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि फलों को पकाने के लिए जो है एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन है और इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह पौधों की पत्तियों, फलों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी किया जाता है। देखिए पपैन का स्रोत है। पपैन जो है इसका स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। तो पपैन का जो स्रोत है ये पपीता होता है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पपैन पपीता में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। पपीता विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। इसकी मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग होता है। अगला सवाल देखिए लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का जो है कौन सा भाग खाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो कौन सा भाग खाया जाता है तो ये मांसल एरिल होता है। याद रखिएगा अंदर का भाग होता है, मांसल एरिल बोलते हैं उसको। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लीची का मांसल एरिल और अमरूद का फल भित्ति, पपीता का मध्य फल भित्ति और बेल का जो है अंतः फल भित्ति जो है भाग खाया जाता है। अगला सवाल देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है कब प्रारंभ हुए थे ये आपको बताना है। 132 नंबर का सवाल है। तो ये जो है 1896 में प्रारंभ हुए थे। 1896 में। मैं इसकी PDF दे दूंगा आपको, आप एक बार ढंग से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण होता है रक्त के द्वारा, मूत्र के द्वारा या रक्त एवं मूत्र के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त और जो है जो मूत्र होता है इसके द्वारा जो है डोपिंग परीक्षण किया जाता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए डोपिंग परीक्षण खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त प्रतिबंधित सप्लीमेंट और एनर्जी ड्रिंक के प्रयोग की जांच हेतु किया जाता है। इसके परीक्षण के लिए नमूना के रूप में जो है रक्त एवं जो है मूत्र दोनों को लिया जाता है। डोपिंग टेस्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अधिकृत संस्था है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कार्यरत है। अगला सवाल देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये जो है कोच को दिया जाता है। याद रखिएगा कोच को दिया जाता है। तो
इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो कौन से संविधान में? आप सभी लोग जानते हैं ये 42वां संविधान संशोधन था। इसमें इतने सारे परिवर्तन किए गए कि इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 1976 में ये किया गया था, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है ये मार्गेरीटा में हुआ था। ठीक है, ये मार्गेरीटा में हुआ था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन जो है ये 17 से 18 सितंबर 2016 को वेनेजुएला के मार्गेरीटा द्वीप में संपन्न हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया और गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन जो है अजरबैजान में जो है प्रस्तावित है। अब तो ये हो भी गया होगा क्योंकि ये पुराना सवाल है। देखिए, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक जो है विधिक अधिकार है, याद रखिएगा, यह एक विधिक अधिकार है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, सभी में जो है द्विसदनीय है। इसमें कर्नाटक में भी, बिहार में भी और जो है उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है, याद रखिएगा, केवल प्रस्तावित है और हो सकता है कि अब हो भी गया हो। तो ये अभी प्रस्तावित है, अगर आगे चल के हो जाएगा तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। वैसे अभी तक जो है कुल 6 राज्यों में आपको द्विसदनीय जो है व्यवस्थापिका आपको देखने को मिलेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा और विधान परिषद है, बिहार में भी, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में किया गया था। इसके अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और जो है प्रारंभिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार बनाया गया। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। नए अनुच्छेद 21 ए में जो है घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। 52वां संविधान संशोधन दल बदल और 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में जो है सबसे लंबी और मजबूत अस्थि या हड्डी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? उर्वास्थि। ठीक है, उर्वास्थि जो है ये पैर में होती है और यही आपकी सबसे लंबी और मजबूत होती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मनुष्य के पैर में फीमर, टिबियो, फिबुला, टार्सलस तथा मेटाटार्सल्स अस्थियां होती हैं। इनमें जो है फीमर जो होती है वो उर्वास्थि जो है उसको बोलते हैं, इंग्लिश में फीमर बोलते हैं, सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है। फीमर और टिबियो फिबुला की संधि स्थल पर एक गोल अस्थि होती है जिसे घुटने की अस्थि या पटेला कहते हैं। जो ये आप घुटने पर देखते हैं ना, जो कटोरी टाइप में होता है, इसी को ये बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है, याद रखिएगा, विटामिन सी। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन सी है, विटामिन बी है, वसा में घुलनशील विटामिन ए है, विटामिन डी है और जो है विटामिन ई है जिसको टोकोफेराल कहते हैं। विटामिन के का नाम जो है नेफ्थोक्विनोन है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एक छात्रा मेज पर रखी हुई पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। तो वो जो है उसका दृष्टि दोष कैसा है? तो उसका दृष्टि जो हो जाएगा दूर का हो जाएगा। इसमें जो है निकट की वस्तुएं जो है नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं जो है साफ दिखाई देती हैं, याद रखिएगा। तो ये दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। देखिए, दूर दृष्टि दोष इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे दूर है तो दूर की ही दिखेगी लेकिन नज़दीक की नहीं दिखेगी। अब आप लोग ये सोचते हैं कि दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की नहीं दिखेगी, नज़दीक की दिखेगी, तो ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देंगी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका लगता है ये तपेदिक और टीबी से बचाव के लिए लगता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं, ये आपको बताना है। तो भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं 12 स्वर हैं, याद रखिएगा। शुद्ध और विकृत रूप से जो है ये 12 होते हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए,
भारतीय संगीत में कुल स्वर जो है ये 12 होते हैं। 7 शुद्ध स्वरों के समूहों को सप्तक कहते हैं और सातों स्वरों के नाम क्रमशः हैं सा रे गा मा पा धा नी। इसके अतिरिक्त जो है 5 विकृत स्वर भी होते हैं। अगला सवाल देखिए, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है, कहाँ पर होता है? तो ये मुंबई में होता है। कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तानसेन दरबारी गायक थे। तानसेन जो है दरबारी गायक थे। तो तानसेन जो है दरबारी गायक थे। किसके दरबारी गायक थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है अकबर के, ठीक है, ये अकबर के दरबारी गायक थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे और नवरत्नों में से एक थे। ये इसकी व्याख्या है, जिसे अकबर के रीवा के राजा रामचंद्र से जो है प्राप्त किया था अकबर ने इनको। और अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। ये ध्रुपद गायन के शीर्ष गायक थे। इनकी मुख्य रचनाएं संगीत सार और जो है रागमाला है। अगला सवाल देखिए, जयदेव कृष्ण ग्रंथ के जो है रचयिता हैं। तो जयदेव के द्वारा जो है गीत गोविंद की रचना की गई है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परिप्रेक्ष्य होता है। परिप्रेक्ष्य होता है क्या? पटल की गहराई या चित्र की लंबाई या चित्र की ऊंचाई या चित्र की गोलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटल की गहराई, ठीक है, पटल की गहराई। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, परिप्रेक्ष्य जो है वस्तुओं के आयाम को प्रदर्शित करने का माध्यम है। वस्तुओं, दृश्यों आदि की दूरी, लंबाई का ठीक ठीक अनुपात दिखाने वाला चित्र जो है परिप्रेक्ष्य कहलाता है। हालांकि परिप्रेक्ष्य अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जैसे किसी वस्तु, पदार्थ, मत, मूल्य आदि को देखने में भी जो है परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव जो है देखा जाता है। अगला सवाल देखिए, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र जो है कौन से धर्म से संबंधित है? तो अजंता के जो चित्र हैं इसमें अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल देखिए दोस्तों, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। पास पास रेखाएं खींचकर जो है छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका हैचिंग, ठीक है, ये कहलाता है हैचिंग। आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। आज के जो है सेशन में इतना ही दोस्तों, हमने जो है 60% इसके पूरे कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। जुकाम की वजह से कुछ जो है मुँह से गलत शब्द भी निकले होंगे, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।